एडवोकेट लॉयर संजय कुमार सिंह ठाकुर। और आज हम बात करेंगे भारत का संविधान, भारत का संविधान जो है उसके बारे में करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात। भारत का जो संविधान है उसका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, बायो है, या फिर उसका जो फीचर है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है, मेरिट डिमेरिट्स है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पूरा कंक्लूड करके। तो आज हम बात करते हैं इतिहास, हिस्ट्री से कि जैसे कि जो भारत का संविधान है, सारे बच्चे सब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जो हमारे माननीय जो भीमराव अंबेडकर जी है हमारे, उन्होंने इसका क्या बोलते हैं कमेटी बनाकर इसको लिखा। भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने अपने हाथों से कलम लेकर इसको पूरे पन्नों में उतारा। जितने भी आर्टिकल है, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक अनुच्छेद, और इस तरह से इसका निर्माण हुआ। और 26 जनवरी 1950 को ये आज़ादी के बाद 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद ये पूरे भारत में लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 में जब भीमराव अंबेडकर जी ने इसको लिखा, फिर उसके बाद ये पूरे संपूर्ण भारत का संविधान बन गया। और इसी के आधार पर जितने भी आईपीसी था, या फिर जितने भी बीएनएस है, या जितना भी हमारा बीएनएसएस है, या फिर हमारे बीएससी नए कानून बने, या पुराने जितने भी कानून है, इसी के आधार पर बनते हैं। और वही कानूनों का अधिकार है, क्योंकि जो अधिकार का मतलब होता है कानून। और जहां पर संविधान लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन लग गया, तो बोलो आपका फंडामेंटल संवैधानिक कानून, अधिकारों का मतलब होता है कानून। फिर उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, फिर इसका जो महत्व है, क्योंकि जब 1950 में ये पूरे भारत में लागू हुआ है, तो इसके बाद इसमें जैसे कि इसका जो महत्व कहीं के लिए ज़्यादा महत्व है, ये एक तो फ्लेक्सिबल है, एक तो ये जो है अमेंडेबल है, संशोधन इसमें हो सकता है। और दुनिया का जो है, दुनिया में लगभग जो दुनिया के संविधान है, उन संविधानों में ये सबसे लंबा और बड़ा संविधान है। और ये जो है कोडिफाइड है, इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, क्लोज दिए गए, सब क्लोज दिए गए हैं। और इसमें जो है जितने भी प्रकार के अधिकार है, कानूनी संवैधानिक अधिकार है, उनको रिजर्व किया गया है। जात पात, हमारा देश जो अलग अलग जातियों और धर्मों से बना हुआ है, तो उन धर्मों को यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। महिला, सीनियर सिटीजन, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, या फिर बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कानून है, अधिकार है, यहाँ पर दिए गए हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है, और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था पूरे संपूर्ण इंडिया में बनाए रखना। जैसे कि आज़ाद नहीं था भारत हमारा, इंग्लैंड के अधीन था, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंग्लैंड से ही इसको उठा के इंग्लैंड में जो चलता है वही न्याय व्यवस्था यहाँ पर चलाई गई। लेकिन इंग्लैंड में जो चलता है, जैसे कि यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, यहाँ पर प्रेसिडेंट और हमारा क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दोनों यहाँ पर ड्यूअल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर चलने लगे, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री। और यहाँ पर 7 पिलर ऑफ गवर्नमेंट हुए, जैसे हमारा डिफेंस हुआ, हमारा कार्यपालिका हुआ, न्यायपालिका हुआ, है ना, ये फिर हमारा जो विधान पालिका है, ये फिर उसके बाद हमारा जो जर्नलिज्म है, हमारा मीडिया है, वो हुआ। ये इस तरह से 5 पिलर ऑफ गवर्नमेंट बने, जो अभिन्न अंग है, जिसमें कि जो 3 अंग आते हैं, जो चौथे अंग में आते हैं, जैसे कि डिफेंस में हमारा आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये 3 अंग। तो इस तरह से 5 से लेकर 8 अंग कहलाते हैं, या ऑर्गन कहलाते हैं। और ड्यूअलशिप बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारा, जो 2 तरह की जो दोहरी गवर्नमेंट सरकार यहाँ पर इंडिया में चलती है। फिर ये इसकी विशेषताएं है। फिर इसमें आता है कि जैसे कि इसमें 395 यहाँ पर आर्टिकल है, अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें जो है 22 खंड भागों में अनुच्छेदों को दिया गया है, जहाँ पर अलग अलग जो है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है, या फिर हमारा जो मानव संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल अधिकार है, उनके बारे में है। या फिर हमारा जो गवर्नमेंट कैसे बनानी है पूरे देश में, ये कानून कैसे बनाने हैं संसद में, उसके बारे में है। या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट होते हैं, वही कानून कहलाते हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में। या जब प्रेसिडेंट और कमेटी ऑफ हमारा जो जुडिशरी रहता है, वो तीनों, जैसे हमारा अटॉर्नी, सोलिसिटर और जो चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट के जज, मैजिस्ट्रेट और एडवोकेट है, वो सब कमेटी बैठती है। तभी असेंट लोकसभा राज्यसभा का जो असेंट सहमति वोटिंग के थ्रू कोई भी कानून बनने लगता है। लेकिन पास वो नहीं होता, पास वो तभी होता है जब उसको प्रेसिडेंट का ठप्पा लगता है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट की कमेटी में बैठे होते हैं हमारे जुडिशरी के बेंचेस, वहाँ पर तब जाके ये कानून जो है पास होता है और बनता है। और जो हमारा संविधान है, ये दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे घनिष्ठ एक संविधान है। इसमें जो है कि आप जब मर्जी जो है यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। हर वर्ग
को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। जितने भी वर्ग है, चाहे वो जात पात है, रंग भेद, कलर है, उनको हटा दिया गया है। रिलीजन से रिलेटेड है, जैसे धर्म नाम जात के नाम पर दंगा करवाने वाले उनसे रिलेटेड है, या फिर जैसे हमारे बड़े बड़े ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, अगर उनके खिलाफ अभियोग और महाभियोग जैसे पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी है प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को भी, या फिर जैसे इमरजेंसी प्रोविजन है, जैसे सरकारें ही डिसमिस हो जाती है, सरकार ही क्या बोलते हैं बदल दी जाती है, बंद कर दी जाती है, जो एमपी प्रेसिडेंट होते हैं रनिंग में होते हैं उनको हटा दिया जाता है। सीएम केजरीवाल सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा। तो इस तरह से मतलब प्रधानमंत्री या पीएम, इसलिए ड्यूअल बोर्ड इसको रखा गया ताकि कोई यहाँ पर डिक्टेटर वाला जो है यहाँ पर प्रशासन ना हो, या प्रजातंत्र वाला प्रशासन ना हो कि ये मेरी प्रजा जो है, मेरी पार्टी वाई पार्टी अपनी प्रजा बढ़ाए हुए है, बाकी जो नागरिक हो जाए बाहर में। तो वैसा कोई यहाँ पर जो संरक्षण यहाँ पर रखा गया है और सबको बचा के रखा गया है। और आगे हम बात करते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, आप आगे आप देखेंगे इसमें कि जैसा कि जो उद्देश्य का या उद्देश्य ये इंपोर्टेंस विशेषताएं है, या फिर इसका जो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी में दिया गया जो सबसे फर्स्ट में आता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन justice, economical, political and social and equality before equality and of opportunity and freedom of स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप एंड रिलीजन। एंड फिर उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में आता है टू सिक्योर डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड ऑफ स्टेट, नेशन एंड यूनियन। तो ये इसमें जो इसकी उद्देशिका है उसी में सब कुछ दिया गया है, जो कि इसके अधिकार भी है, कानून भी है, इसके जो स्वतंत्रता की हम जो भारत के नागरिक हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कंस्टिट्यूट सेकुलर डेमोक्रेटिक, जो लोकतंत्र है या सेकुलर है, या फिर जो हमारा जो न्याय है, या फिर हमारा जो चाहे सोशल है, सामाजिक है, या फिर धार्मिक है, या फिर हमारा जो हमारा इकोनॉमिकल है, वो सारे यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखे हुए प्रियम्बल में इसका उद्देश्य। कंटेंटेड हेडिंग्स विद आर्टिकल, अनुच्छेद ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद, जिसमें आता है पहला प्रथम अध्याय हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें दिया गया है हमारा नेम, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा दिया गया टेरिटरी एक्सटेंट, जैसे जो हमारा इंडिया रहेगा, भारत रहेगा, वो रहेगा जो स्टेट्स रहती है, और जो हमारा राज्य रहते हैं या केंद्र प्रशासित प्रदेश रहते हैं उनका संघ रहेगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स रहेगा, राज्यों का संघ। दूसरा कि जो जब भी हमें नए राज्य भी बढ़ा सकता है, छोटे बड़े नए राज्य भी बढ़ा सकता है। और चौथा इसमें कि जैसे जो पुराने राज्य हैं या नए राज्य जो बनाए हैं, उसमें जो बाउंड्रीज बनानी है या उनमें जो अल्टर करना है बाउंड्रीज में, उनका जो क्षेत्रफल रहता है, या फिर उनके मानचित्र में, या फिर उनमें क्या बोलते हैं जो भी नाम में जो भी अल्टरेशन करना है राज्यों का, उनका ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब कर सकते हैं। धारा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो दिया गया है हमारा, जो कि पहला अध्याय आता है यूनियन टेरिटरी एंड ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, या फिर राज्यों का संघ और उसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2 अध्याय 2, इसमें दिया गया है नागरिकता, सिटीजन। इसमें टोटल 7 अनुच्छेद है, 7 आर्टिकल है, जो कि आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें दिया गया है नागरिकता के ऊपर कि नागरिकता जैसे जो जितने भी पर्सन है जो इंडिया में रहते हैं उनके पास नागरिकता का अधिकार होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड होना चाहिए उनके पास कम से कम। फिर दूसरा आता है कि जैसे जो भारतीय फॉरेन चले गए हैं, बाहर की मुल्कों में चले गए हैं, कंट्रियों में चले गए हैं, या बाहर से इंडिया में आए हुए हैं, तो उनसे उनकी नागरिकता से रिलेटेड है। या कोई जो आदमी जो है मुल्क पाकिस्तान के मुल्क में चला गया, या पाकिस्तान के मुल्क से इंडिया भारत में आया हुआ है, उससे रिलेटेड नागरिकता से रिलेटेड है, डोमिसाइल से रिलेटेड है, उनके शेल्टर से रिलेटेड है, उनके रहने सहने खाने पीने अधिकारों से रिलेटेड है। फिर कोई जैसे रहता है कोई बाहर विदेशों में या पाकिस्तान या दूसरे कंट्रियों, अमेरिका, जापान, चाइना में कहते हैं जॉब कर रहे, व्यापार कर रहे, नौकरियां कर रहे, तो उनके अधिकारों से रिलेटेड है, उनकी नागरिकता से रिलेटेड है। फिर उनका जो रहता है हमारा नागरिकता का अधिकार, या फिर जैसा रहता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप रहता है, 2 तरह की नागरिकता, 3 तरह की नागरिकता, या मल्टीपल नागरिकता की, अलग देशों की अलग अलग नागरिकताएं होती है, तो उनके अधिकारों से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है हमारे इन 7 अनुच्छेदों में 5 से लेकर 11 तक हमारे संविधान इंडिया। नेक्स्ट है पार्ट 3 अध्याय 3 चैप्टर 3, इसमें दिया गया है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो हमारे आधारभूत संवैधानिक अधिकार होते हैं उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जो कि टोटल जिसमें 24 अनुच्छेद 24 आर्टिकल आते हैं, जिसमें कि दिया गया है कि जैसे 11 में डेफिनेशन दिया गया है, 12 में दिया गया है कि जैसे जो लोकल कस्टम मतलब
लो क्या होता है, कानून क्या होता है, जैसे लोकल कस्टम है, रीति रिवाज है, आपके जो लोकल कानून है किसी भी संगठन के, कम्युनिटी के, तो उनका भी अधिकार है कि वो कानून कहलाए जाएंगे, वो भी रिपेल रिप्लेस या प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी भी दूसरे कानून को। फिर उसके बाद आता है हमारा 13 में आता है कि जैसे एवरीवन या ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, या पर्सन जो है भले वो सिटीजन है चाहे नहीं, या मानव है चाहे बाहर से आए, लेकिन वो सिटीजन, उनका भी राइट है, इक्वल बिफोर लॉ पर्सन आता है, पर्सन में ऐसा इंटरप्रेट होता है। फिर उसके बाद जो हमारा 14वां आर्टिकल है उसमें कि डिस्क्रिमिनेशन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता हमें इस नाम पर कि जात पात, धर्म और रेस, रिलीजन, कास्ट और जो प्लेस ऑफ बर्थ है जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, रंग कलर भेद के नाम पर हमें कोई भी क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता हमें, ये क्या बोलते वो नहीं कर सकता। जैसे हमें हमारा वायलेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब शोषण नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता जात पात धर्म के नाम पर, रंग भेद उसके नाम पर। जैसे हम उसमें SC/ST एक्ट लगा सकते हैं, रंग भेद, या इसमें एक्ट अधिनियम भी लगा सकते हैं, और अनुच्छेद 13 में भी फाइल कर सकते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट आता है कि हमारा जैसे होता है कि जैसे अधिकार, जितने प्रकार के मूलभूत हमारे संवैधानिक अधिकार होते हैं, जैसे 91 AG में दिया गया है हमारा हमारी जर्नलिज्म या मीडिया स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो बोलने चालने उठने बैठने के अधिकार होते हैं, या हमारा 21 आर्टिकल आता है, अनुच्छेद आता है, उसमें दिया गया है कि जैसे कोई भी आपका पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से रिलेटेड वो अधिकार है, जो हमारा जिंदगी है, लाइफ है, उसके वो वहाँ पर संवैधानिक अधिकार दिया गया है 21 में। लिबर्टी और छूट, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लाइफ, हम जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी लाइफ जी सकते हैं, जॉब करना, नौकरी करना ना करना, बस हम जैसे मर्जी अपनी लाइफ जी सकते हैं, बस हमारे पास जो शेल्टर है, खाना पीना रहना, फूड शेल्टर, वो सब होना चाहिए, नहीं तो सरकार वो आपको प्रोवाइड करवाएगी, उसके अधिकार 21 में दिया गया है। या फिर कोई आपको जैसे डिवाइन प्लेजर का है, IPC में 508 था, और हमारा क्या बोलते हैं BNS में दिया गया 356 में, कि अगर कोई आपको जादू टोना टोटका करता है, देवी देवता लगाता है, या उनके घर के देवी देवते हैं, मंदिरों के देवी देवता आपको परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ आप क्या बोलते हैं केस कर सकते हैं, पिटीशन महाभियोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर नागरिकता से। फिर अगला आता है अनटचेबिलिटी, या जैसे छूत वाले जो हमारे अधिकार होते हैं, उसमें भी आप कहते हैं पिटीशन और केस फाइल कर सकते हैं इन आर्टिकल अनुच्छेदों में। फिर जैसे रहता है एम्प्लॉयमेंट का, जॉब, नौकरी, बिजनेस, व्यापार करने का जो अधिकार रहता है, एम्प्लॉयमेंट एक्ट उसमें अधिनियम आता है। फिर हमारा अनटचेबिलिटी जो एक्ट है या प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन SC/ST एक्ट है, वो लगा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं कि जैसे हम हमारा जैसे खाना पीना शेल्टर उसके अधिकार है, हर तरह के अधिकार इसमें संवैधानिक अधिकार आते हैं। फिर हम जाते हैं, जैसे ही हम जाते हैं 32 में जाते हैं, 32 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें दिया गया रेमिडीज का मतलब है कि उसमें जो उपचार ले सकते हैं हम जो है उपचार, जैसे कि एग्जीक्यूशन करा सकते हैं, कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट पटिशन डाल के, जैसे कि अदर आर्टिकलों में डालते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर रेमिडीज उपचार के लिए हम डाल सकते हैं। जैसे 32 में सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट 246 हो गया, वहाँ पर डाल के हम क्या बोलते हैं पटिशन, या जैसे हमारे जो वो रहते हैं हमारे जितने टाइप के रिट पटिशन रहती है, 5 टाइप की है या अदर टाइप की जितनी भी है, उन पटिशन को, वैसे इंडिया में 5 प्रकार की पटिशन है, तो उन पटिशन को फाइल कर सकते हैं। मेंटेनेंस की, जैसे कोई जेल ली है, कैद दिया, उसके अधिकार है, बाद में उसके लिए एविडेंस मिल जाता है तो वो वहाँ से छूट सकते हैं, तो वैसे वाले भी क्या बोलते हैं, या फिर से केस स्टार्ट करने के। तो वो अगला है हमारा अध्याय 4 चैप्टर 4 पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ऑफ इंडिया। इसमें दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद यहाँ पर 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, जिसमें कि टोटल जो है 16 अनुच्छेद आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि जिसका मतलब राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। इसका अर्थ हुआ, परिभाषा हुआ, मीनिंग डेफिनेशन हुआ कि जो राज्य सरकार जो है, या राज्य लेजिस्लेशन जो है, राज्य जो विधानमंडल है, या राज्य सरकार जो है, या राज्य जो है क्या कर सकता है, या उसके डिपार्टमेंट या राज्य मिनिस्ट्री क्या कर सकते हैं, नीति निर्देशक मतलब जो मोरल एथिक्स से रिलेटेड जो कानून रहते हैं, मोरल एथिक्स से रिलेटेड मतलब नैतिक शिक्षा या नैतिक, जिसको हम सिविल लॉ कहते हैं, सिविल कानून बना सकते हैं, नैतिक कानून बना सकते हैं, मोरल कानून बना सकते हैं, नैतिक शिक्षा से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। जैसे कि हमारे जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, वो काम नहीं करेंगे, बाल काम नहीं करेंगे, या प्रोस्टिट्यूशन अड्डों में काम नहीं करेंगे, जो अभी बालिग है या नाबालिग है, मतलब सेक्स वर्कर का काम नहीं करेंगे, या फिर बॉन्डेज लेबर में, या जो स्लेव्स वाले जो रहते हैं हमारे बंधक लेबर में काम नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड। फिर इसमें जैसे राज्य में जो सिटीजन नागरिक है लोग रहते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कानून है, मोरल सिविल कानून वो बना सकते हैं। राज्य सरकार जो है, राज्य लेजिस्लेशन जो है, सिविल विधान जो है कानून बना सकते हैं। जैसे कि रहता है मजदूरी से रिलेटेड कानून है, या बॉन्डेज लेबर से रिलेटेड कानून है, या फिर हमारे जो वाइल्ड लाइफ रहती है, जंगल रहते हैं, फॉरेस्ट रहते हैं, उनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाले जानवर हैं वो रहते हैं, उनसे रिलेटेड सिविल कानून वो बना सकते हैं। फिर जैसे दहेज प्रथा रहती है, नागरिक जो राज्य के सरकार के जो नागरिक उनके रिलेटेड जो सिविल कानून में जैसे दहेज प्रथा है, उससे रिलेटेड वो कानून बना सकते हैं। फिर जैसे दहेज लेना देना, फिर उसमें जैसे आता कि हमारा जैसे बॉन्डेज लेबर के बाद इसमें आता कि जैसे जो हमारे
उनकी नौकरियों से रिलेटेड है, उनके या किसी को ज़्यादा कम सैलरी तनख्वाह मिलती है उससे रिलेटेड है, या फिर जैसे जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है उसका जुडिशरी न्यायपालिका से अलग करना है, या फिर राज्य में लोक शांति बनाए रखना, या लीगल एड देना, या फिर हमारा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, उससे रिलेटेड कानून। जैसे पर्यटक आते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड राज्य अपना क्या बोलते हैं कानून बना सकता है। सेंट्रल के तो कानून है ही है, डोरी डेथ है, चाहे वो इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, चाहे अदर मैटर से रिलेटेड है। जैसे कि नई जो नई पंचायतें हैं, या फिर जो नई म्यूनसिपाल्टी है, या पुरानी पंचायतें हैं, नई पुरानी म्यूनसिपाल्टी है, उनको नई पंचायतें म्यूनसिपाल्टी बनाना हुआ, या पुरानी जो है उसमें कुछ अल्टर करना, या उनको बंद कर देना, एबॉलिश कर देना। पॉपुलेशन जनसंख्या ज़्यादा होगी तो 2-3 पंचायतें अब एक ही पंचायत बन गई। फिर दूसरा आता है कि जैसे पंचायत में या म्यूनसिपल में या जो राज्य में जो बालिक बालिकाएँ हैं, या बुढ़े बुढ़िया है, वृद्ध है, उनसे रिलेटेड, या सीनियर जो अभी बेरोजगार है उनसे रिलेटेड कानून बनाना, जो कि सेंटर सरकार तो बनाती सेंटर सरकार की पॉलिसियाँ और कानून और अधिनियम तो है ही, लेकिन जो स्टेट राज्य सरकार है उसके भी क्या नीति पॉलिसियाँ रहती है, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जो कि हमारी इथिको मोरल इसमें आते हैं, और उससे रिलेटेड वो कानून बनाते हैं। जैसे कि होता है बालिकाओं को पेंशन देना, बालकों को पेंशन देना, शिक्षा दीक्षा, रहना खाना पीना, अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं, गरीब कैटेगरी में आते हैं, मिडिल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जितने भी आम आदमी है तो उनको 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये अपने अपनी सरकार की पॉलिसियाँ होती है राज्य की, उनको पेंशन देते हैं। बालिकाओं को पढ़ने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, ब्याह शादी करने के लिए अलग से एक फंड देती है। फिर जैसे जो वृद्ध है या जो बेरोजगार है उनको पेंशनें देती है, तो उनमें जो है जो सेंट्रल सरकार तो दे रही है, उनमें वो कब ज़्यादा पेंशन में कर सकती है। जैसे अध्याय चैप्टर पार्ट 4A 4A जो कि दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 51A में, और इसमें दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल आधारभूत जो संविधानिक कर्तव्य रहते हैं उनके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अगला है हमारा अध्याय पार्ट 5 पार्ट 5 चैप्टर 5। इसमें दिया गया है हमारा जो अनुच्छेद आर्टिकल है 152 से लेकर 151 तक अनुच्छेद आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें टोटल ये कुल मिला के 100 अनुच्छेद है, 100 आर्टिकल है, जिसमें दिया गया है कि जो 3 ऑर्गेन्स यूनियन के बारे में दिया गया है, संघ के बारे में दिया गया है, या जो सेंटर रहता है हमारा यूनियन पूरा उसके बारे में, सेंटर जो केंद्र प्रशासित प्रदेश रहते हैं, या नेशनल जो लोअर हमारा कमिश्नर या मिनिस्ट्री रहते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। संघ के बारे में, सेंटर के बारे में, नेशनल गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें आता है हमारा जो हमारा देश की सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है उसके बारे में दिया गया है, जिसमें टोटल ये 100 छेद है, जिसमें दिया गया जो 3 ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट रहते हैं। जैसे हमारा इंडिया है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल भी है और प्रधानमंत्री भी है, मतलब डेमोक्रेटिक भी है और ड्यूअलशिप गवर्नमेंटशिप बोर्ड है यहाँ पर। जैसे प्रधानमंत्री रहता है, प्रेसिडेंट रहता है, दोनों के बोलते हैं हमारे नेशनल गवर्नमेंट के बोलते हैं हेड होते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो जैसे चीफ आर्मी में होता है, जुडिशरी में होता है, या फिर हमारे एग्जीक्यूटिव में होता है। तो यहाँ पर जो दिया जाता है, जो पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में आता है कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में आता है एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका रहती है, कार्यपालिका के जो मंत्री रहते हैं, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर रहते हैं, उनके बारे में। तो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, उसका चीफ हेड जो रहता है सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव है उसमें रहता है। फिर दूसरा आता है वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट है उनका एग्जीक्यूशन कार्यपालिका के जो बाकी अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका जो रहता है क्या बोलते हैं इलेक्शन के द्वारा, या दूसरा उनका चयन कैसे होता है, इलेक्शन उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करवाता है। जैसे CJI ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो अपॉइंट करवाता है, उसको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट को, जो है क्या बोलते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो उसके क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट और क्या बोलते हैं CJI के उसमें क्या बोलते हैं, या फिर उसमें उसको शपथ दिलाई जाती है। उनके जो ये जो प्रेसिडेंट है या मिनिस्टर है, इनके जो पावर फंक्शन है, इनकी सैलरी है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यह कार्यपालिका के जो जितने भी अधिकारी होते हैं, सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री होती है या कार्यपालिका मिनिस्ट्री होती है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उनकी सैलरी है, अलाउंस है, उनका हेड मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट। फिर दूसरा आता है हमारा सेंटर में ही जो सबसे ऊंचा होता है हमारा पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस बैठते हैं संसद में, उसके बारे में, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं। पार्लियामेंट का जो रहता है हेड जो रहता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसमें सेंटर में। फिर प्रधानमंत्री जो रहता है सेंटर में हेड, उस प्रधानमंत्री का कैबिनेट बैठता है, उसका संगठन होता है, उसका क्या प्रोसेस, क्या तरीका उसका रहता है, कैसे उसका उसमें डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो उसको क्या बोलते हैं, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको नागरिक जो उनको इलेक्शन के थ्रू क्या बोलते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर उनका चयन होता है, फिर उनका कैबिनेट बनता है प्रधानमंत्री का, फिर उनकी
मिनिस्ट्रियाँ बनती है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर जैसे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट मिनिस्टर है, उनका इलेक्शन होता है, उनके बारे में यहाँ पर पार्लियामेंट के वाले भाग में दिया गया है, चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। उनकी सैलरी है, उनकी शक्तियाँ है, ड्यूटीज़ है, लाइबिलिटी है ना, उनके अधिकार है, उनके कानून है, या उनके खिलाफ आप कोई केस कर सकते नहीं कर सकते। उनका प्रधानमंत्री का जैसे प्रेसिडेंट के ही उनको ओथ दिलाता है कि प्रधानमंत्री को शपथ। फिर वाइस हमारा लोकसभा रहता है पार्लियामेंट में, अपर हाउस, उसमें 543 सीट होती है। जो लोअर हाउस रहता है उसमें 240 सीटें होती है राज्यसभा पे। अब हम चलते हैं हमारे क्या बोलते हैं जो तीसरा ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट रहता है, गवर्नमेंट रहता है, थर्ड पिलर या तीसरा ऑर्गेन जो रहता है उसका नाम है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या होता है, विधान जो पालिका होती है या फिर जो हमारा कार्यपालिका होती है उसी की तरह जो हमारा ये न्यायपालिका होता है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, अदर कोर्ट्स होते हैं। उनका संगठन, कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, नए कोर्ट बनाना, पुराने कोर्ट हटाना, पंचायत कोर्ट है, नए पंचायत कोर्ट बनाना, पुराने पंचायत कोर्ट हटाना, उनको एक्सटेंड करना, उनका जुरिडिक्शन, उनका एरिया, उनका क्षेत्रफल, म्यूनिसिपल कोर्ट अपॉइंट करना या छोटे सब डिविजनल कोर्ट अपॉइंट करना, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर उसके बाद या फिर हमारा चलता है कि जैसे इसमें जैसे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। फिर हमारा क्या बोलते हैं उनका क्या बोलते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगती है, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है। या सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, एडवोकेट होता है, या एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। उनका अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगला है हमारा पार्ट 6, अध्याय 6, चैप्टर 6। इसमें दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 152 152 से लेकर 237 तक, 237 तक, जिसमें टोटल 88 अनुच्छेद आर्टिकल आते हैं। जिसमें कि दिया गया है, चूंकि जिसमें जो दिया गया है 88 अनुच्छेद दिए गए हैं। जो ऑर्गेन्स, 3 ऑर्गेन जो है, अंग जो है राज्य सरकार के, जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका और हमारा न्यायपालिका, उनके बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ पर जैसे हमारे कार्यपालिका का जो हेड होता है, चीफ होता है, वो होता है गवर्नर हमारा कार्यपालिका में, या वाइस गवर्नर, वो दिया रहता है। और उसके पावर फंक्शन उनके बारे में। दूसरा है हमारा उनकी ओथ के बारे में है, कौन उसको ओथ दिलाता है ना, उसके बारे में हाई कोर्ट का जज दिलाता है उसकी जो है ओथ जो है गवर्नर की। फिर नीचे आता है फिर हमारा दूसरा, वो है हमारा लेजिस्लेशन, जिसको कहते हैं हम विधान पालिका, जिसका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो होता है हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर रहता है, हमारा सीएम रहता है और वाइस सीएम रहता है। और ये इनका जो इलेक्शन है, कंपोजिशन है, कैसे होता है, वो होता है थ्रू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उसके थ्रू इनका उनकी पावर फंक्शन ड्यूटीज़ के। फिर जो मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट बनता है, जैसे मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल में जो जितने भी एमएलएज होते हैं उनसे वो मंत्रिमंडल बनता है। फिर उनका जो मनी बजट जो तैयार किया जाता है वो करवाया जाता है। फिर उन सब की पावर फंक्शन एमएलएज के, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और उनकी जो मिनिस्ट्रियाँ पड़ती है, उनके डिपार्टमेंट पड़ते हैं हमारे बोलते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट विधानमंडल के, लेजिस्लेशन के, उसके बारे में। और उसमें भी अपर लोअर हाउस होता है, जो कि जैसे हिमाचल का एग्जांपल तो शिमला में बैठता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जुडिशरी, न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका का जो चीफ हेड होता है, उसका जो चीफ हेड होता है न्यायपालिका का, वो होता है हमारा हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो रहता है उसका मुख्य हेड। और फिर दूसरा उसका जो एडवोकेट जनरल ऑफ हाई कोर्ट होता है, या एडवोकेट जनरल ऑफ राज्य स्टेट होता है, उसकी पावर फंक्शन, ड्यूटीज, लाइबिलिटी, कंपोजिशन, सिलेक्शन के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। और जुडिशरी के राज्य में जितने भी अंग होते हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ पर इन टोटल 88 अनुच्छेदों में। इसमें बताया गया कि जैसे जो महाअधिवक्ता ऑफ राज्य होता है, एडवोकेट जनरल, उसके बाद नेक्स्ट अगला है हमारा अध्याय 7 पार्ट 7, जिसमें कि दिया गया है आर्टिकल 238 में, जो कि रिपील हो चुका है। पार्ट जो बी है हमारा शेड्यूल फर्स्ट, उसमें स्टेट्स के बारे में दिया गया था। अगला है हमारा पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। इसमें टोटल 4 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें दिया गया है जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जैसे दमन दीव है, नगर हवेली है, या फिर हमारा क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार है, जितने, या हमारा दिल्ली है, या जितने भी हमारे 7 टाइप के या 2 टाइप के ये क्या बोलते हैं हमारे यूनियन टेरिटरीज है, उनके बारे में कानून बनाने का, विधान बनाने का दिया गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेशन कैसे इसमें विधान बना सकता है, या पार्लियामेंट। जैसे कि इसमें आता है हमारा पहले कि जैसे कि हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए, या फिर जो हमारा प्रेसिडेंट जो है, या फिर दूसरा रहता है कि जो यूनियन टेरिटरी रहता है
उनके लिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। वो कैपिटल टेरिटरीज रहते हैं, कैपिटल यूनियन टेरिटरीज है, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर दिए गए कानून बनाने के, उनके बारे में यहाँ पर 4। अगला है हमारा अध्याय 9, चैप्टर 9 पार्ट 9, जिसमें दिया गया है जो आर्टिकल अनुच्छेद 243 है, उसमें दिया गया 43A से लेकर सब क्लोजेज में बाई क्लोजेज O तक, जिसमें टोटल ये 15 क्लोजेज आते हैं। जिसमें दिया गया जैसे ग्राम पंचायत क्या होता है, पंचायत गांव, खूब सारे गांव, 2-4 गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है, उसका कंपोजिशन है, ऑर्गेनाइजेशन है पंचायत का, उसका ऑडिट है, उसका बनी बिल है, उसका फाइनेंस बिल है, कैसे उसका फाइनेंसशिप होता है, उसको फाइनेंस, उसके उसमें जो कर लगते हैं, ये उसको जो कर देने होते हैं, ये तो जो गांव में कर लगाए जाते हैं पंचायत में, अलग अलग गाँव वालों को पंचायत में जो कर लगाए जाते हैं या टैक्सेस लगाए जाते हैं किसी भी बात पर, किसी भी आने जाने पर, है ना, टोल टैक्स है, रोड टैक्स है, खाने पीने का टैक्स है, हर तरह के जो भी टैक्स लगाए जाते हैं कि गाँव में आना जाना, या फिर जैसे नई पंचायतें बनाना है या इलेक्शन होते हैं पंचायत में जैसे प्रधान बनता है, फिर प्रधानमंडल बनता है, फिर उसमें क्या बोलते हैं हमारे वार्ड मेंबर बनते हैं, अलग वार्डों में बटा रहता है, गांव में फिर जितना वैसे बटा रहता है, उसका ऑडिट बनता है। तो पंचायत में के बारे में ऐसे दिया गया है कि पंचायत में कैसे इलेक्शन करवाए जाते हैं, 21 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, SC/ST का रिजर्वेशन है। अगला है हमारा अध्याय 9A, जो कि दिया गया है 243P से लेकर हमारा QZ तक, जिसमें टोटल 18 क्लोजेज आते हैं इन अनुच्छेदों में, जो कि दिया गया है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है। जैसे म्यूनसिपालिटी में पंचायत की तरह ही है, इसमें भी कैसे कंपोजिशन होता है, कैसे इलेक्शन होते हैं, कैसे ऑडिट बनता है, कैसे वो एप्लीकेशन यूनियन गवर्नमेंट को भेजते हैं, कैसे उसमें टैक्सेस लगते हैं, टोल टैक्सेस लगते हैं, अदर टैक्सेस लगते हैं, कम्युनिटी टैक्सेस लगते हैं, है ना, फूड टैक्सेस लगते हैं, बिजनेस टैक्सेस लगते हैं। फिर उसमें कैसे क्या बोलते हैं इलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या क्या उसके अधिकारी होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया इन 18 क्लोजेज में। फिर उसमें दिया गया कि जैसे म्यूनसिपालिटी होती है उसकी कितनी सभा होती है, उसमें कैसे उसमें सभाएं होती है, मंडल होता है, कैसे उसमें क्या बोलते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, उसका इलेक्शन होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर का कैसे उसका इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, कैसे बाकी डिपार्टमेंट म्यूनसिपालिटी के होते हैं। तो म्यूनसिपालिटी के बारे में इतना ये सब बताया गया, कैसे म्यूनसिपल कोर्ट बनाए जाते हैं, है ना। तो म्यूनसिपालिटी में 3 वर्ग आते हैं, ऑर्गन आते हैं, म्यूनसिपल पुलिस होती है, सब कुछ आता है इसमें। पार्ट है हमारा 9B, जिसमें दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, 243 जेड से लेकर 243। अगला है हमारा जनजाति और उप जनजाति जो रहती है असम मेघालय में, ट्राइबल एरिया और जो ट्राइबल क्षेत्र रहते हैं असम और मेघालय, जहाँ पर अधिक बारिश होते हैं, उनसे बारे में जो शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 5th और 6th उसमें कानून दिया गया है बनाने का, कि उसमें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बना सकते हैं या फिर उसमें मंडल बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया है 244 और 244A जो हमारा अनुच्छेद है। नेक्स्ट हमारा अध्याय रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, 245 से लेकर 243 अनुच्छेद आर्टिकल भी दिया गया है, जिसमें कि दिया गया है कि रिलेशनशिप कैसा होता है क्योंकि राज्य और यूनियन के बीच, जैसे कि पावर से रिलेटेड है, जैसे रिवर और ये लैंड डिस्प्यूट जो है, या फिर हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है यूनियन और स्टेट के बीच, या फिर जैसे कोई भी धार बनता है, जैसे कि रख लो कि सेंटर ने कोई स्कीम है, पॉलिसी है, उससे रिलेटेड है, या कोई सिविल लॉ से रिलेटेड है, या जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है उससे रिलेटेड कोई लॉस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की जैसे जो ओल्डर एज वाले जो वृद्ध अवस्था के हैं या जो बेरोजगार है उसके लिए कानून बनाया गया है। तो कई राज्यों में 5,000, कई राज्यों में 2,000 पेंशन दी जाती है, उस मैटर से रिलेटेड है। कईयों में जैसे टैक्स, टोल टैक्स या गुड टैक्स या GST टैक्स से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड यहाँ जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, उनका जो भी सब्जेक्ट मैटर है कानून बनाने का या कोई टैक्स लगाने का, उसका विषय है, या जो टोल टैक्स होते हैं, हाईवेज, 4 लेन 2 लेन, रेलवे ट्रैक, एयरवेज जो टैक्सेस रहते हैं उनके मैटर्स है, उनके बारे में, जैसे जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर है जुरिडिक्शन के किसी भी केस को लेकर उसके डिस्प्यूट्स है, या उनके जो उनके अच्छे रिलेशन है या डिस्प्यूट है या लड़ाई झगड़ा है, रेमेडीज है, उपचार है, या फिर जो हमारा जो प्रधानमंत्री और CM जो रहता है हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के है, या उनके बारे में जितना भी कानून है, या फिर जैसे कि जो हमारा स्टेट के जो कस्टम है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, उसके जो कानून है, लोकल बॉडीज़ है, पंचायत है, उनके जो कानून है, यूनियन उनको जो यूनियन एक्ट है उनको स्ट्राइक करता है या उनको बार लगाता है, उनको अपोज करता है, प्रोहिबिट करता है, रिप्लेस करता है, उनके बारे में। जैसे कि किसी स्टेट के राज्य में है कि दहेज प्रथा, लेकिन वहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्टेट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पर अलाउ कर देते हैं कि आप दहेज ले दे सकते हैं, कई राज्यों में जैसा कि है लाखों करोड़ में ले दे सकते हैं दहेज, डॉरी, लेकिन वो उस राज्य का अपना कानून है दहेज का। लेकिन जैसे डेथ वापस से जबरदस्ती दहेज नहीं मांग सकते, डोरी डेथ से रिलेटेड मैटर है, उसमें वो स्टेट वाला कस्टम रिचुअल जो हो जाएगा रिपेल और प्रोहिबिट हो जाएगा। अगला है हमारा अध्याय पार्ट 12वां संविधान का, जिसमें दिया गया
आर्टिकल अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक टोटल इसमें जो आता है 37 अनुच्छेद आते हैं टोटल इसमें। और इसमें दिया गया है जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, संविदाएँ रहती है, एग्रीमेंट रहता है, फाइनेंस रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, टैक्सेस रहता है, या फिर सूट्स जो राज्य और एक दूसरे को क्या बोलते हैं केस करते हैं या पटिशन डालते हैं, एक दूसरे का कंप्लेंट करते हैं, या फिर यूनियन या फिर हमारा देश की सरकार भारत सरकार, या फिर जैसे कि जो भारत सरकार जो है फाइनेंस कमीशन जो रहती है सेंटर उसके बारे में है, या स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में है, या फिर हमारा यूनियन फाइनेंस कमीशन के बारे में है, या उन राज्यों की और उन स्टेट्स और यूनियन के तीनों जो ये अंग है इनका अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, अपने अपने जो कर्ज ये एक दूसरे को वसूलती है या एक दूसरे से लेती है ना। या फिर जैसे यूनियन से कर लेती है, जैसे टोल टैक्स हुआ, कृषि टैक्स हुए, भूमि टैक्स हुए, एयर टैक्स हुए, ट्रांसपोर्ट टैक्स हुए, फिर उनके फाइनेंस जो जैसे सर्विस टैक्स हुए। राज्य सरकार द्वारा या जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन होता है या भारत सरकार होती है, वो फंड लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है या एक दूसरे से लेती है उसका उधारी जो है वर्ल्ड बैंक से, या फिर हमारा जो फाइनेंस में आता है एक दूसरे की जो अपने अपने एरिया जुरिडिक्शन होता है, अपना अपना इनका एरिया क्षेत्रफल होता है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे भेल कंपनी है या फिर दूसरी सेल कंपनी है या दूसरी और भी फूड प्रोडक्शन कंपनी है, उन पर टैक्स लगना होता है, या फिर हमारे बताया जैसे हमारा अदर टाइप के जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं टैक्स होते हैं उनका लेर देना या एक दूसरे के ऊपर जो इनका कार्य रहता है या कर्ज रहता है वो एक दूसरे से माफ करवाना होता है, उसके प्रोसेस है। या फिर जैसे कि राज्य सरकार जो है, जो सेंट्रल सरकार है या यूनियन सरकार है, या ये तीनों एक दूसरे के ऊपर जो कर लगते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर करों को माफ़ करना है, या फिर उधार है उस उधार को माफ़ करना है, या फिर जैसे जो केसेस कोर्ट न्यायालय में एक दूसरे को करे, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेज भारत सरकार, ऐसे केसेस आते हैं। और जो भी फंड जो जमा होता है सरकार का वहाँ पर कोर्ट फीस और प्लाटी फीसों में, तो वो सारा जो है उसका जो रिजर्वेशन है या उसका जो आरक्षण है या फिर जो अदर टाइप के जो आरक्षण होते हैं वो है हमारा अध्याय 13 पार्ट 13 संविधान का, जिसमें कि दिया गया है जैसे कि कमर्स है, ट्रेड है, इंटरकोर्स है, टेरिटरी में जैसे इंडियन टेरिटरी में जैसे हमारी यूनियन सरकार है या फिर हमारा जो स्टेट राज्य सरकार है या फिर हमारी भारत सरकार है, ये आपस में जो व्यापार करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं या इंडिविजुअली व्यापार करते हैं। जैसे कि हमारा जो रेलवे कंपनी है भारत सरकार की या यूनियन की, या फिर हमारी लोहा की कंपनी है या सेल है, भेल है, या फिर जो एयर इंडिया है, एयरवेज है, इस टाइप की जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है जैसे ऐसी वाली है। फिर तो आपस में ये व्यापार करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जब ये व्यापार करते हैं या सिंगुलरली व्यापार करते हैं, फिर उसमें टैक्सेस सर्विसेज ये दुनिया भर के लगता है, तो आपस में व्यापार और इनके डिस्प्यूट भी होते हैं। तो ये करे ना करे उसके लिए पार्लियामेंट जो विधान बढ़ाती है, अगर इनके डिस्प्यूट चले तो उनको रोक भी लगा सकती है कि वो दो राज्य एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं कर सकते, या एक राज्य और एक यूनियन जो है व्यापार नहीं कर सकते, भारत सरकार और राज्य और यूनियन एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं कर सकते। उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जो है 301 से लेकर 307 आर्टिकल 7 अनुच्छेदों में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 40 चैप्टर 40 भाग 14, जिसमें दिया गया है कि जो सर्विसेज नौकरियां रहती हैं या सेवाएं रहती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बारे में इसमें दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। टोटल ये कुल मिला के 16 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि जैसे हमारी इन 16 अनुच्छेदों में जो सेवाएँ रहती है, जैसे हमारा जो सर्विस कमीशन रहता है फॉर यूनियन, फॉर स्टेट, फॉर इंडिया, सेंट्रल सर्विस कमीशन रहता है, स्टेट सर्विस कमीशन रहता है, या फिर हमारा मतलब लोक सेवा आयोग जो रहता है तीनों अंगों के लिए। फिर इसमें जो नौकरियां लगती है, सेवाएं देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, राज्य गवर्नमेंट के लिए, या फिर आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, तीनों आर्मी जो उसमें, तो इसमें या फिर हमारी जितनी भी मिनिस्ट्री है उसमें जो सेवाएं रहती है उनके बारे में दिया गया। जैसे कि कंपटीशन कमीशन इसी का अंग आता है आयोग जो है। फिर हमारा आता है कि एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट कमीशन है, हमारा रोजगार आयोग जो है वो रहता है, तीसरा अंग जो सेंट्रल स्टेट के लिए बनता है। इन तीनों के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कैसी सेवाएं रहती है, क्या टेनर रहता है, क्या उनका मेंबरशिप रहती है। जैसे कि प्रेसिडेंट जो है हमारा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए क्या बोलते हैं अपॉइंट कर सकता है, क्या बोलते हैं हमारा चेयरमैन, और वैसे ही गवर्नर स्टेट आयोग के लिए जो है नियुक्त कर सकता है। ये जो तीनों आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन, कंपटीशन है या हमारा एम्प्लॉयमेंट है, इनका काम होता है जो सेंट्रल स्टेट यूनियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जैसे आजकल रोजगार पेंशन भी चलिए तो रोजगार पेंशन भी दी जाती है, कहीं 5,000 है, कहीं 10,000, कहीं 15,000 है। 18 से लेकर जो है 45 और 60 से के बीच के जो बेरोजगार रहते हैं, महिला पुरुष घर में रहते हैं, उनके लिए पेंशनों का प्रावधान है स्टेट बाय स्टेट, तो वो वाले रिलेशन भी इसमें रहता है। फिर दूसरा है कि जैसे जो चेयरमैन अपॉइंट होता है या जो दूसरे मेंबर अपॉइंट होते हैं इन तीनों शाखाओं में, आयोगों में, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है अगर वो मिसबिहेव करते हैं जैसे, या फिर वो
ढंग से अपना ड्यूटी का पालन नहीं करते तो उनका जो डिसमिसल है वो डायरेक्ट कंप्लेंट वेबसाइट पे जाके करते तो उनको निकाल भी दिया जा सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये हर साल जो है हमारा इंटरनेट में निकलते हैं कि जो राज्यों में यूनियनों में की नौकरियाँ निकल रही है, भर्तियाँ निकल रही है, दुनिया भर के ऐप्स और वेबसाइट बने हुए हैं, तो वो सारी यहीं से बोलते हैं रेगुलेट होते हैं। अगला है हमारा पार्ट भाग 14A अध्याय 14A, जिसमें दिया गया है 343A और B दो क्लोज में दिया गया है ट्रिब्यूनल कोड जो रहते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर हमारे जो अदर ट्रिब्यूनल, सेंट्रल स्टेट यूनियन ट्रिब्यूनल कोड होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है सारा। ट्रिब्यूनल्स बेसिकली होते क्या है, जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, कम्पिटिटिव कमीशन है, एम्प्लॉयमेंट कमीशन है, तो इसमें जो ये तीनों आयोग है इनके अपने अलग से कोड भी बनते हैं, इनके अधिनियमों में, इनके कानूनों में अलग से, जिसको कहते हैं हम जैसे एम्प्लॉयमेंट कोड कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल कोड्स कहते हैं, तो अलग से ऐसी शाखाएं बनाई जाती है। बस यही होता है ट्रिब्यूनल कोड के बारे में, और ऐसी डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। अगला है हमारा भाग 15 चैप्टर 15, जिसमें कि दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। टोटल इसमें 7 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें बताया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहता है या इलेक्शन के बारे में, जो हमारा निर्वाचन रहता है उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे निर्वाचन करवाए जाते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, निर्वाचन आयोग, उसके पावर, शक्तियाँ, कंपोजिशन के बारे में है, वही सबसे सुप्रीम रहेगा। जैसे सेंट्रल या नेशनल या इंडियन या भारत निर्वाचन आयोग है, उसके बारे में है। फिर दूसरा आता है कि जैसे रेस और ये जो जात पात होती है या कलर, रंग, लिंग भेद के नाम पर क्या होता है, जो रिजर्वेशन रहता है उसके बारे में है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है अडल्ट सफरेज, जैसे कि किसी की उम्र 21 या अडल्ट या वयस्क होते हैं तो वही जैसे वयस्क मताधिकार के बारे में है, उसके बारे में इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि जैसे जो डिस्प्यूट रहते हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे कोर्ट न्यायालय का हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, सबसे बड़ा बड़ा केस है, जैसे जो दिल्ली का जो सीएम है केजरीवाल, या जो आप पार्टी का जो नेता है केजरीवाल, या सीएम भी है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी है, उसको जेल में बंद किया गया। उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ने केस किया सुप्रीम कोर्ट, और उसके अगेंस्ट वो सब कुछ चला और उसको जेल भी वो है। फिर सारे ऐसे कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं। फिर जैसे कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसकी पावर, शक्तियाँ रहती है, अधिकार रहते हैं कि जो राज्य और यूनियन के जो इलेक्शन कमीशन है या जो उनके ऊपर उन्होंने कानून बना रहे इलेक्शन से रिलेटेड, जो है निर्वाचनों से रिलेटेड, या फिर जो हमारे यूनियन या राज्य जो इलेक्शन कमीशन है उनका जो है अपने राज्य के लिए बोलते हैं कानून बनाना, वो सब इसमें दिया गया है। अगला है हमारा अध्याय 16 भाग 16 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का, जिसमें कि दिया गया है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू आरक्षण, जो है हमारी जो कुछ कास्टें रहती है, जनजातियाँ रहती है, बैकवर्ड क्लासेस रहती है, उनके बारे में। जैसे कि किन भागों में, जैसे कि इलेक्शन के हुए या फिर खाद्य हुए, चाहे वो उनके लिए आयोग बनाने से हुए, चाहे इलेक्शन आयोग है या बैकवर्ड सोशल आयोग है या फिर कमेटियाँ है, या फिर उनके जो मेंबर या चेयरमैन उनको अपॉइंट करने से रिलेटेड हुए, या फिर जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो कास्टें या ट्राइब्स, SC ST या बैकवर्ड क्लासेस, या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या जो नीच जाति के लोग हैं, जैसे हमारे, या फिर उनके बारे में है, जैसे SC ST की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हुआ, या फिर जो SC ST या बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आती है उनके रिजर्वेशन के लिए हुआ इलेक्शन में है। जैसे कि हमारा निर्वाचन के टाइप, जैसे हमारा यहाँ पर आता है जो राज्य होते हैं, यूनियन होता है या सेंटर में होता है, जैसे पंचायत म्यूनसिपल हमारे इलेक्शन चलते हैं, उनमें महिलाओं के लिए जैसे प्रधान के लिए खड़ा होना है, या म्यूनसिपल कमिश्नर के लिए खड़ा होना है, या फिर हमारे अदर जो प्रेसिडेंट है, MP है, उनके लिए, तो उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन की जो प्रावधान दिए गए हैं वो इन अनुच्छेदों में बताए गए हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा भाग 17 चैप्टर 17, जिसमें कि दिया गया है भाषा, लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि यूनियन की भाषा, राज्य की भाषा, भारत सरकार की भाषा, या कोर्ट में यूज़ होने वाली भाषा, कार्यपालिका में यूज़ होने वाली भाषा, जैसे हिंदी। भाषा लैंग्वेज में जैसे आता है, जैसे जो कन्नड़, तेलुगु, मराठी, मलयालम, जितनी भी भारत इंडिया में भाषाएं बोली जाती हैं, तो हर स्टेट की अपनी अपनी भाषा है। और जो एक नेशनल भाषा है जिसको हम मदर टंग कहते हैं, हिंदी है, या फिर स्टेटों की, राज्यों की अपनी मदर टंगे है, वो दूसरी सेकेंडरी होती है, उनके राज्य में चलती है। फिर तीसरा होता है कि जैसे उनके कानून, कस्टम, राज्य लो या रीजन लो, या उनमें दिया रहता है कि उसको भाषा समझ नहीं आती। तो जैसे कार्यपालिका है, हमारा न्यायपालिका है, हमारे अदर डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेशन है, तो वहाँ वो अपनी भाषा से बात कर सकता है, और ट्रांसलेटर वो सब अपॉइंट करके, लीगल एड से भी अपॉइंट उसको मिल सकता है। जैसे कोर्ट में कार्यवाही चलती है, जैसे आप जाओगे हिंदी राज्यों में, तो हिंदी राज्यों में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर हिंदी ही यूज़ होती है। इंग्लिश राज्यों में जाओगे या नॉर्मल राज्य जैसे हिमाचल है, असम, मेघालय है,
दूसरे हैं वहाँ, या दिल्ली है, वहाँ पर क्या है, उनके हाई कोर्टों में क्या है, इंग्लिश ही यूज़ होती है, हिंदी यूज़ नहीं होती। हिंदी तब होती है स्पेशल प्रोविजन में, स्पेशल अनुच्छेदों या अधिनियमों में, जब आप इसमें आप इन अनुच्छेदों में पटिशन डालते हैं कि मेरे को, या एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में कि मेरे को क्या बोलते हैं हिंदी में या तेलुगु में उसमें करना है। एक जो तेलुगु में जैसे इन इंग्लिश राज्यों में जाकर आप हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट में, लेकिन तेलुगु मलयालम या हिंदी राज्यों में जाओगे तो वहाँ पर हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक उन्हीं तेलुगु मलयालम। अगला है हमारा अध्याय भाग 18। इसमें दिया गया है एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, कि जैसे देश में एमरजेंसी प्रोविजन लगते हैं 352 से लेकर 360 तक, इसमें टोटल 9 धाराएं आती है, जिसमें एमरजेंसी प्रोविजन के बारे में दिया गया है कि जैसे कि होता क्या है कि जैसे प्रोक्लेमेशन हुआ या डिक्लेरेशन, जो एमरजेंसी है, आपातकालीन जो स्थिति आती है उसकी जो उद्घोषणा करी जाती है, जैसे देश में आई तो प्रेसिडेंट जो है हमारा उद्घोषणा कर देता है, या यूनियन में आई या स्टेट में आई तो यूनियन और स्टेट में भी वो उद्घोषणा कर देता है, या फिर यूनियन और स्टेट में जो स्टेट का जो मुखिया रहता है गवर्नर, वो उसको क्या बोलते हैं उद्घोषणा कर देता है स्टेट में अगर इमरजेंसी आई है। या तो जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है स्टेट्स में, तो जो ड्यूटी और कर्तव्य रहते हैं यूनियन और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा नेशनल भारत सरकार रहती है और यूनियन सरकार रहती है, कि वो उनको प्रोटेक्ट करे, उनको सेफ गार्ड करे। फिर जैसे इमरजेंसी वित्त हमारी फाइनेंस इमरजेंसी आती है, उसमें फिर वो बोलते हैं फाइनेंस इमरजेंसी होती है, उसकी उद्घोषणा होती है। फिर जैसे वार वाले होते हैं या युद्ध पोत वाले होते हैं, समुद्री से, हवा से, एयर से, लैंड से, है ना, उस टाइम युद्ध लगते हैं तो उस टाइम प्रेसिडेंट पूरे भारत में उद्घोषणा कर देता है, प्रोक्लेम कर देता है कि इमरजेंसी पूरा भारत बंद है। नेक्स्ट है हमारा भाग 19वां, जिसमें कि दिया गया है 361 से लेकर 367 तक टोटल 7 आर्टिकल दिए गए हैं, कि जैसे जो गुरु बुक्स होते हैं या फिर हमारा जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनकी पावर से रिलेटेड यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन मिसलेनियस में दिए हैं। फिर जैसे एरोड्रोम्स होते हैं या बाई एयर जो सिग्नल या एयर ट्रैफिक से रिलेटेड बेसिकली जो प्रोविजन बनने उससे रिलेटेड है। फिर जो हमारे जैसे जो ट्रीटीज होती है, कन्वेंट होते हैं, कोवेंट होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उनका जो कोड जो रहते हैं हमारे, उनको उससे दूर रखा जाता है कि वो वहाँ पर इंटरफेयर या हस्तक्षेप ना करें, उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो है प्रोविजन दिए गए हैं, और कुछ प्रोविजन जो है रिपील हो चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 20वां, खंड 20, अध्याय चैप्टर 20, जिसमें कि एक ही आर्टिकल है 368 अनुच्छेद दिया गया है, जिसमें कि दिया गया कि अमेंडमेंट करने की शक्ति रहती है किसकी, पार्लियामेंट की। जो हमारा सदस्य रहता है वो अमेंडमेंट कर सकता है किसी भी कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जो कि जैसे कि अभी तक जो 395 के अलावा जो है 470 तक अभी जो अमेंडमेंट एक्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 395 के अलावा, लेकिन वो आते हैं एज ए क्लोज और सब क्लोज का ही हुआ, तो वो क्लोज सब क्लोज में यहाँ पर रहते हैं, वो इसमें इंक्लूड। अगला है नेक्स्ट हमारा खंड भाग चैप्टर 21वां, जिसमें दिया गया है 371 से लेकर 392 तक जो है आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं, जिनमें कि दिया गया है कि जैसे 24 अनुच्छेद आते हैं कि स्पेशल टेम्परेरी प्रोविज़न दिए गए हैं बनाने के, जो ऑर्गेन्स या पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं उनके बारे में। जैसे कि हमारे स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, दमन दीव है, गुजरात है, असम है, मेघालय है, जितने भी ये आते हैं, गोवा है, या फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, केरल, कर्नाटक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन बनाने हैं सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट में उनके बारे में है। दूसरा है कि हमारे जो शेड्यूल है हमारा 2nd और 4th स्टेट लिस्ट का, उसमें कंकरेंट लिस्ट जो रहती है, उसमें जो कानून बनाने का जो स्पेशल पावर रहती है संसद की, उसके बारे में है, वो भी टेम्परेरी पावर रहती है। और फिर उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं कि जैसे जो फेडरल कोड रहते हैं या फिर उसकी जो कार्यवाही होती है उससे रिलेटेड जो टेम्परेरी या स्पेशल प्रोविजन बनाने उससे रिलेटेड है। फिर नीचे आते हैं तो फिर इसमें ये सारा इसमें दिया गया है, या फिर जैसे हमारा पब्लिक कमीशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन बना स्पेशल या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो वो सारे इसमें पावर शक्तियाँ दी गई है तीनों ऑर्गेन्स। अगला है नेक्स्ट हमारा खंड भाग चैप्टर 22वां, इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में 22 खंड है। तो इसमें जो दिया गया है 393 से लेकर 395 तक 3 यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल आते हैं, जिसमें कि जो 393 में दिया गया है, ये इन तीनों में जो दिया गया है वो दिया गया है शॉर्ट टाइटल, कमेंट, एक्सटेंट एंड भाषा। तो इसमें जो दिया गया है जो शॉर्ट टाइटल जैसे कि इसका नाम है भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर दूसरा कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो चुका है। कमेंसमेंट एक्सटेंट पूरे स्टेट, पूरे यूनियन, पूरा जो भारतवर्ष की टेरिटरी जितनी भी है वहाँ पर ये लागू होता है। फिर उसके बाद आता है भाषा भी इसका आता है कि जैसे भाषा में टेक्स्ट करना या भाषा यूज़ जो की जाती है हिंदी, इंग्लिश या अपनी रीजनल जो है लोकल मदर लैंग्वेज है, अदर नेशनल लैंग्वेज हिंदी के साथ साथ देवनागरी के साथ साथ। तो धन्यवाद। अब यहाँ पर आपको मेरा ये हिंदी चैनल सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, और यहाँ पर फ्री में लीगल एडवाइस या लीगल कानूनी जानकारी जो है यहाँ पर लेनी है। दूसरा कि आपको
इंग्लिश में अगर आपको समझ आता है तो आप इंग्लिश चैनल पे जाओ, वहाँ पर आपको टोटल इंग्लिश में मिलेगा और यहाँ पर हिंदी वालों के लिए हिंदी